नमस्कार एमपी। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और आप सभी जैसे जानते हैं कि नमस्कार एमपी में हमारी एक पूरा कल्चर हम चला आ रहा है पिछले लगभग 7 सालों से, आपके साथ हर रोज़ आने का, आपसे मुलाकात करने का, आपसे उन सारे विषयों पर बात करने का जो हमारे और आपके दोनों ही जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही एक विषय पर आज भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप सभी जैसे जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। कार्यक्रम के बीच में आपके पास लगातार हमारे फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, आप संपर्क कर सकते हैं उनके माध्यम से और अपने सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। आज क्योंकि सोमवार का दिन है, सप्ताह की शुरुआत हो रही है और तिथि की जो हमारी प्रथा है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम आपको तिथि बताने की एक नई प्रथा शुरुआत करते हैं। तो आज आपको बताते हैं कि आज की तिथि क्या है। आज वैशाख मास, आज विक्रम संवत 2079 के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, पूर्णिमा जिसे कहते हैं। तो आज बौद्ध पूर्णिमा भी है हमारे, उसमें वैशाख पूर्णिमा भी उसे कहा जाता है। तो वो पूर्णिमा का आज दिन है, पवित्र दिन कहा जाता है, बौद्ध पूर्णिमा कही जाती है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल गए हैं बौद्ध वृक्ष की, उन्होंने वहां पर अभी थोड़ी देर पहले उसके दर्शन भी किए, जो आपने दूरदर्शन पर भी उसे देखा है। साथ ही आपको बताते हैं कि आज क्योंकि सप्ताह की शुरुआत हो रही है तो हमारी साथी कृतिका की एक नई पहल है, वो हमेशा आपके साथ आती हैं। तो सप्ताह के पहले दिन में आपको एक ऐसा विचार देने का प्रयास करती हैं जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो और आपको सप्ताह भर चलने के लिए, प्रगतिशील बने रहने के लिए ऊर्जा देता रहा। तो कृतिका, क्या है हमारे पास आज का विचार? धन्यवाद शुभ। आज का हमारा विचार है, असफलता एक क्षण की मेहमान होती है, लेकिन हार मान लेना जीवन भर का रोग है। इस विचार को हमारे साथ बांटा है लॉस आर्मस्ट्रॉन्ग ने। शुभ, आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि सबसे बड़ी प्रार्थना धैर्य है। धैर्य, बिल्कुल। और लॉन्स चर्चिल ने कहा है कि यदि आप जीवन में किसी असफल दौर से गुजर रहे हैं तो गुजरते रहिए, क्योंकि समय के साथ साथ ये दौर भी एक दिन गुजर जाएगा। तो 100 बात की एक बात होती है कि यदि आप असफलता को एक खुद को उजागर करने का एक माध्यम देखें तो आपको जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल, चलते रहने का नाम ही जिंदगी है और यही शायद बौद्ध ने भी कहा। तो आज देख लेते हैं पहले कि आज का दिन 16 मई, जो हम चलते रहे हैं पिछली कई शताब्दियों से लगातार, ये हमारा विश्व जो है वो चलता रहा है, तो क्या कुछ खास रहा है आज 16 मई के दिन में देख लेते हैं। 1908 में आज ही के दिन सिद्ध योग के वट वृक्ष कहे जाने वाले मुक्तानंद महाराज का जन्म हुआ था। 1945 में आज ही के दिन आधुनिक उड़िया भाषा के पिता गोपाल चंद्र प्रहराज का निधन हुआ था। 1975 में आज ही भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था सिक्किम। 2014 में लोकसभा चुनावों में लगभग 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की एक सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली चुनावी संगठन ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। आज ही के दिन वो चुनाव परिणाम घोषित हुए थे। तो ये सब जो है हम देख रहे हैं आज। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी है और बौद्ध की भी अगर हम बात करें तो बौद्ध दर्शन भी यही कहता है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो आप चलते रहिए और आगे बढ़ते बढ़ते आपको प्रकाश दिख ही जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आपको बताते हैं कि आज का विषय हमारे लिए क्यों विशेष है, उन किन विषयों पर हम बात करेंगे। तो पहले विशेष की हम जो विषय है उसकी बात कर लेते हैं। बौद्ध दर्शन और शिक्षा पर हम बात करने वाले हैं कि बौद्ध दर्शन क्या है। आज दिन भी वही है हमारे पास और उससे शिक्षा से जब हम जोड़ देते हैं तो और ज़्यादा खास और ज़्यादा विशेष हो जाता है। तो कृतिका, आपको मिलवाएंगे हमारे आज के मुख्य अतिथियों से, विशिष्ट अतिथियों से, उसके बाद हम बात करेंगे और आप लगातार हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद शुभ। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अलकेश चतुर्वेदी जी, जो कि कुल सचिव सांची बौद्ध अध्ययन विश्वविद्यालय सांची भोपाल से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ वीर सिंह वहे डहेरिया जी हैं, आप कुलपति हैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो हम जानेंगे, दोनों ही हमारे विशिष्ट मेहमानों से बात करेंगे। पहले तो बौद्ध दर्शन की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि उसमें किस तरह के अध्ययन की हम बात कर रहे हैं, फिर हम जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में क्या कुछ विशेष हो रहा है। तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। 075526600049 और 180023330040। तो आप इनसे जुड़कर जो भी कैरियर से संबंधित आपके सवाल हों, इनमें चल रहे कोर्सेज से संबंधित आपके सवाल हों, विषयों से संबंधित प्रश्न हो, वो पूछ सकते हैं। साथ ही बौद्ध दर्शन के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं या आपकी कोई सुनहरी मोटिवेशनल स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी हमसे जुड़कर आप बांट सकते हैं। तो सबसे पहले सर चतुर्वेदी सर, क्योंकि हमारे साथ बौद्ध विश्वविद्यालय से हैं, तो आपसे सर जानेंगे बौद्ध दर्शन है क्या और ये कैसे आज के समय में प्रासंगिक बनाता है खुद को। जी, बौद्ध दर्शन
एक अंतर्राष्ट्रीय दर्शन के रूप में स्थापित है जी। और प्राचीन काल में जब बौद्ध दर्शन स्थापित हुआ, जो भारतीय ज्ञान परंपरा से उद्भूत है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर पूरे विश्व को एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित हुआ था और आज भी उसके एक विश्व धर्म के रूप में मान्यता है प्राप्त। जी। बौद्ध धर्म का जो मूल दर्शन है प्रतीत समुत्पाद है, अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य है, 10 शील है और मुख्य रूप से है प्रतीत समुत्पाद कारण और कारणता का सिद्धांत। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया, ना तो अतिवाद और ना ही बहुत ज़्यादा उदारवाद। तो मध्य मार्ग के सिद्धांत पर अगर आज विश्व चलता है तो विश्व स्वाभाविक रूप से शांति, सद्भाव और सदाशयता पूर्व स्थापित हो सकेगा जी। ऐसा बुद्ध दर्शन इसीलिए भी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उनका मध्य मार्ग बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा एक उपनिषद से लिया गया एक सिद्धांत है जो गौतम बुद्ध ने उसको विश्व के समक्ष प्रासंगिक बनाया। बिल्कुल। सर, अब इसी से संबंधित एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे डहरिया सर कि जब हम बौद्ध दर्शन को अपनी भारतीय संस्कृति या यूँ कहें कि हिंदी संस्कृति से जोड़कर देखते हैं तो आप उसे हमारे दर्शन के हिसाब से कितना प्रासंगिक पाते हैं? जी धन्यवाद। जहाँ तक हम बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध को जिस प्रकार से जो सुविधाएं थी, एक राजघराने में उनका जन्म हुआ था जी। और उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग को देखा कि उसकी जो शारीरिक स्थिति और ये सब को देख करके और जो दुख की बात है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ये संसार में दुख का जो निवारण है वो कैसे किया जाए। तो दुख की बात जो उसमें महत्वपूर्ण है और दुख के निवारण के लिए ही उन्होंने अपना जो पूरा जीवन उसमें व्यतीत किया और लगभग 6 वर्ष तक उसकी खोज में लगे रहे। और जब उन्होंने उसकी खोज की तो संसार को एक नया रूप दिया, जिसमें विश्व के कई देशों में जो बौद्ध दर्शन इस समय चल रहा है, हमारे देश में भी जो है उसमें लोग शांति की बात करते हैं और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की बात नहीं की। और कई जगह उन्होंने ये प्रयत्न भी किया और तपस्या भी की, परंतु जो है उनको सफलता नहीं मिली। जब वो बौद्ध गया जाते हैं तो बोधि वृक्ष के नीचे उनको सफलता मिलती है और सुजाता जब उनको जो खीर खिलाती है और वहाँ पे उनको जो है दुख से निवारण की जो है वो स्थिति वो मिलती है, उनको संपन्न होती है। और उनको जो त्रिरत्न की बात करें हम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि की जो है उनको उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी। अच्छा, एक चीज़ और सर, जैसे हम शिक्षा की भी बात कर रहे हैं तो आप दोनों से ही ये सवाल जुड़ता भी है कि जब हम बौद्ध की बात करते हैं और फिर भारतीय संस्कृति की शिक्षा की बात करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित मुझे लगता है कि आधुनिक शिक्षा को तो अगर विशेष रूप से हम देखें तो बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध दर्शन ने प्रभावित किया है। क्या वाकई आप भी ऐसा मानते हैं? जैसे हमारे विश्वविद्यालयों की आप पूरी अगर सूची देखें, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करें या फिर पुणे विश्वविद्यालय की हम बात करें, वो एक संस्कृति चली आ रही जिसको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध दर्शन ने प्रभावित किया है। चतुर्वेदी सर? हाँ बिल्कुल। प्राचीन काल से हम देखेंगे तो जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा है, वल्लभी है, विक्रमशिला है और भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की परंपरा है। और ये दुर्भाग्य कहेंगे हमें अपना कि हमारा जो विश्वविद्यालय संस्कृति है जो हमने पूरे विश्व को दी है, आज हम लोग ऐसा मानते हैं कि विश्वविद्यालय जो संस्कृति है वो जो वुड्स का डिस्पैच 1854 में आया था उसके द्वारा यहाँ पर विश्वविद्यालय संस्कृति आई, वरन ऐसा है कि जो बौद्ध दर्शन है और उसके पहले से भी भारत में विश्वविद्यालयीन संस्कृति रही है। और इसमें ये भी देखते हैं कि बड़े ज्ञान और विज्ञान से संबंधित जो दर्शन है, जैसे एक बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बौद्ध दर्शन में हम देखेंगे, नागार्जुन उनको विश्व का सबसे प्राचीन रसायनज्ञ मानते हैं। अश्वघोष है, उनका दर्शन है, शून्य की उत्पत्ति है। अभी जैसे हम देखते हैं कि हम लोग आत्मा की, हालांकि बौद्ध दर्शन में आत्मा और परमात्मा के विषय में बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं किया है क्योंकि उस विवाद में वो पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे आत्मा अजर और अमर है ऐसी बात करते हैं। तो उसी को हम लोग देखते हैं E=mc², जो आइंस्टीन ने बोला कि ना ऊर्जा का क्षय होता है ना वो बनती है, उसका केवल रूप परिवर्तित होता है। इसी को हम लोग आत्मा स्वरूप में व्यक्त करते थे। फिर एक ऋग्वेदिक मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूर्ण में पूर्ण से मिला देने पर पूर्ण बचता है, पूर्ण से पूर्ण को माइनस करने से पूर्ण रहता है।
इसी प्रकार अनंत को अनंत से मिलाने में अनंत रहता है, अनंत से अनंत को माइनस करेंगे तो अनंत रहता है। तो इसी फॉर्मूले से या इसी श्लोक से हम गणित की उत्पत्ति मानते हैं। इसी प्रकार अनंत जो हमारे पास ज्ञान का भंडार है, जिसको हम लोग भारतीय ज्ञान बोलते हैं, तो सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय इसी से संबंधित जो बौद्ध दर्शन में भारतीय ज्ञान समाहित है, और बौद्ध फिलॉसफी के द्वारा जब बौद्ध दर्शन पूरे विश्व में फैला तो भारतीय ज्ञान भी पूरे विश्व में फैला। फिर वो उन्होंने अपने अपने स्वरूप में उसको और पल्लवित पुष्पित किया, जिसको हम लोग आज ऐसा मानते हैं कि ये हमको पश्चिम से ज्ञान प्राप्त हुआ है, जबकि वो हमारा ज्ञान है। और बौद्ध दर्शन और शिक्षा को साथ में इसीलिए जोड़ना प्रासंगिक होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको विश्वविद्यालय के द्वारा, बौद्ध दर्शन के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हो सके और इस पर और अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा दिया जा सके। बिल्कुल। तो जैसे कृतिका हम लोग कहते हैं जड़ों में लौटना, जब हम अपने दर्शन की बात करते हैं, भारतीय दर्शन की बात करें या शिक्षा दर्शन की बात करें, तो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय हो या फिर बौद्ध सांची विश्वविद्यालय हो, दोनों ही उन जड़ों में लौटने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले धैर्य सर आपसे जानेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में क्या कुछ विशेष चल रहा है इन दिनों? क्या कुछ कोर्सेज हम देख रहे हैं विश्वविद्यालय में? क्या सिर्फ हिंदी से संबंधित कोर्सेज हैं या फिर एक जो बृहद स्वरूप उसका बनाया हुआ है उस तरह के कोर्सेज में क्या कुछ खास है अभी? जी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है अटल जी के नाम पर है, और अटल जी ने जो हिंदी के प्रति उनकी जो रुचि थी, उनकी जो दृष्टि थी, और जिस तरह से उन्होंने विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार किया जी। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी से लगा करके और हमारे सभी भारतीय प्रशासनिक जो नेता हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी ने हिंदी में भाषण दिया। तो हिंदी को जो है, इसके पहले कई पत्र लिखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ में, परंतु वो संपर्क की भाषा नहीं बन पाई। परंतु जब हिंदी में हमारे यहाँ के नेता और अधिकारी जब विदेशों में भाषण दिए, उनसे बातचीत किए, तो बिना कुछ पत्र दिए ही हिंदी संपर्क की भाषा बन गई। और बहुत जल्दी ही वो दिन आने वाला जब संयुक्त राष्ट्र संघ की 7वीं भाषा भी हिंदी बनेगी और हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी बनेगी। इसमें नई शिक्षा नीति में भी हिंदी को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, भारतीय भाषाओं को भी अधिक महत्व दिया गया है। तो जो हिंदी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है जी, वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी है, और जितने भी पाठ्यक्रम, चाहे मानविकी के हों, चाहे वाणिज्य के हों, चाहे विज्ञान के हों, सभी की पढ़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम से होती है। तो ये बड़ा एक हमारे देश में पहला विश्वविद्यालय है जिसमें हिंदी की पढ़ाई हिंदी में होती है, सभी विषयों की पढ़ाई। उसके अलावा एक बड़ा काम हिंदी विश्वविद्यालय जो कर रहा है वो है चिकित्सा का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी में निर्माण करने की बात जो है, तो हमने उसकी शुरुआत की थी। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उस शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी और विश्वास सानंद जी, इन सभी के माध्यम से जो उन्होंने कहा कि हिंदी विश्वविद्यालय के साथ हम भी इसमें लगते हैं और सभी मिलकर हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। तो 40-50 डॉक्टरों की टीम उसमें लगी हुई है और MBBS का जो है प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम लगभग तैयार है, और इसी के साथ पूरे साल में हम MBBS का पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मई-जून से हिंदी में हमीदिया महाविद्यालय से शुरुआत करेंगे हिंदी की पढ़ाई। चलिए, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत के 2 सेकंड रोकना चाहूंगा। ऋषि जी हमारे साथ जुड़े हैं, ग्वालियर से हमारे कॉलर हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी स्वागत है ऋषि जी, आपका बताइए क्या प्रश्न है? जी सर, मैं ग्वालियर से ऋषि मोहन श्रीवास्तव हूँ जी, और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विद्वान द्वय हम लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज के इस मतलब व्यापक विषय है बौद्ध दर्शन, तो लेकिन आज के युग में सामान्य लोग किस प्रकार की प्रेरणा ले सकते हैं इस बौद्ध दर्शन से? और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि ज्यादातर किन विश्वविद्यालयों में बौद्ध दर्शन के बारे में शोध कार्य हुए हैं? जी, इस पे तो मुझे लगता है चतुर्वेदी सर बहुत अच्छा विश्वविद्यालय में जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, सवाल आ गया जी जी। ऋषि जी, आज जो बौद्ध दर्शन की जो संभावनाएं हैं और उससे जो विद्यार्थी शिक्षा ले सकते हैं, तो एक जब बौद्ध महात्मा बौद्ध सारनाथ में जब तपस्या कर रहे थे तो एक वहाँ पे मातृशक्ति का आगमन हुआ और उन्होंने देखा कि ये अपने मित्रों के साथ घोर तपस्या कर रहे हैं। चूँकि इन्होंने योग दर्शन में भी शिक्षा ली थी, तो उन्होंने इनको एक छोटा सा एक उदाहरण दिया जिससे हम सभी लोग भी सीख सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वीणा के तार को बहुत ज़्यादा अगर हम खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ढीला करेंगे तो उसमें संगीत नहीं निकलेगा। इसीलिए तार को इतना कसना है कि उससे मधुर संगीत प्राप्त हो सके जी। तो आज के विद्यार्थी और हम सभी को भी ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अतिवादी हमको नहीं बनना चाहिए, हमको मध्य मार्ग अपनाना है, सभी को साथ लेके चलना है, और सभी चीज़ों को एक साथ अगर हम लेके चलेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि महात्मा बौद्ध जो भगवान कहलाए, वो इसी सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया, और फिर सारनाथ से उठ के फिर वो फल्गु नदी, जिसको हम निरंजना नदी बोलते हैं, उसके किनारे पीपल के नीचे बैठ के उन्होंने शांत मन से सभी चीज़ों को अपनाते हुए तपस्या की, और फिर उनको बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ जी। एक वो उनका सवाल शोध से संबंधित था कि मैं उसी से जो सवाल मैंने डहेरिया सर से पूछा था, भाई आपसे पूछूंगा कि सांची बौद्ध विश्वविद्यालय में किस तरह के कोर्सेज और किस तरह के शोध कार्य, क्या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज सांची विश्वविद्यालय में भी संचालित हो रहे हैं? शुभ जी, सांची विश्वविद्यालय एक रिसर्च विश्वविद्यालय, रिसर्च यूनिवर्सिटी है जहाँ पर केवल शोध कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स अभी प्रारंभ करने की योजना नहीं है, लेकिन स्नातकोत्तर और रिसर्च वाले कोर्स यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। और जो शोध है उसमें है जैसे तिब्बती भाषा है, चीनी भाषा है, जापानी है, सिंघली है, और थाईलैंड है, थाई भाषा है, कोरियन है। इन सभी भाषाओं पर अनुवाद, इनका अध्ययन, अध्यापन, शोध, और जो ट्रांस हिमालयन साहित्य है जो भारतीय भाषा में था पहले, उनको भी भारतीय संदर्भ में या भारतीय चेतना के परिप्रेक्ष्य में उनका ट्रांसलेशन करना, उसमें अध्ययन करवाना और शोध करवाना। साथ में एक बड़ी विडंबना है कि बौद्ध दर्शन भारत से पूरे विश्व में फैला, लेकिन कई देशों में ऐसा हुआ कि पहले यहाँ से चीन गया और फिर चीन से पूरे भारत विश्व में फैला। तो चीन ने उसका एक इंडियनाइजेशन जो था, जो भारतीय स्वरूप था उसका, उसको समाप्त करके चीनी स्वरूप में उसको पूरे विश्व में भेजा। तो अभी सांची विश्वविद्यालय का एक ये भी बहुत बड़ा कार्य है कि ऐसे जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मूल हस्तलिपियाँ हैं, उनको कलेक्ट करके फिर से उसको एक्चुअल उसका ट्रांसलेशन संस्कृत में, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में करवाना, कि जो हमारे यहाँ बौद्ध दर्शन को मानने वाले लोग हैं और पूरे विश्व में बौद्ध दर्शन को मानने वाले लोग हैं, उन तक सही बौद्ध दर्शन पहुँच सके, जिससे वो भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, उनकी प्रेरणा है, उसको हृदय से हृदयंगम कर सके। शुभ, मध्य ज्ञान की बात की थी चतुर्वेदी सर ने, और तो जीवन में एक तो बौद्ध ने बहुत अच्छी, भगवान बौद्ध ने बहुत अच्छी बात बताई कि शांति का मार्ग दिया एक तो उन्होंने। तो आज के जीवन में चतुर्वेदी सर शांति की कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है, और आज का जो युवा है वो किस तरह शांति को अपना सकता है? जी, अभी हम देखेंगे जो विश्व का वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, चाहे वो यूक्रेन समस्या हो, चाहे वो मध्य पूर्व की हो या मध्य सेंट्रल एशिया की हो, सभी जगह लोग एक दूसरे से असहमत हैं। गौतम बुद्ध ने मैत्री, करुणा, शांति का जो संदेश दिया है, जो भारतीय ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में है या जो भारतीय चेतना के परिप्रेक्ष्य में है, उसको अगर विश्व हृदयंगम करे और अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी बातों को छोड़ के मध्य मार्ग को अपना ले, तो विश्व में शांति स्थापित हो सकेगी, और भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार पूरा विश्व एक शांतिमय स्वरूप में स्थापित हो सकेगा। और इसके पहले भी हम देखेंगे कि जब सम्राट अशोक ने कनिष्क युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको अंगीकृत करके पूरे भारत में उसको प्रसारित किया। उनके बेटी और बेटी जो संघमित्रा और महेंद्र थे, वो श्रीलंका में उसको प्रसारित करने गए। उसके बाद ही श्रीलंका कितनी तेजी से आगे बढ़ा। और प्राचीन काल में हम देखेंगे जिन्होंने भी बौद्ध दर्शन को अपनाया, उन देशों में शांति, सद्भावना और उनकी जो संस्कृति है वो परम वैभव तक पहुंची। और भारतीय संस्कृति भी बहुत अच्छी स्थिति में थी प्राचीन काल का, अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो। डहेरिया सर, एक सवाल जो भारतीय चेतना और भारतीय संस्कृति की बात चतुर्वेदी सर कर रहे हैं, उसी से संबंधित है कि हमारे विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की बात करें, तो ये भी भारतीय चेतना की ही बात कर रहा है। ये हमारी उस मूल संस्कृति की बात कर रहा है जिसमें हम सभी अध्ययन लेते आए हैं, चाहे हम अलग अलग स्थानों पर जाकर अध्ययन लेते आए हुए हों या फिर उच्च शिक्षा की हम बात करें उनमें लेते हुए।
क्या हमारे विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में उस तरह का परिदृश्य बन रहा है कि लोग आगे आकर, क्योंकि जब हम हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रमों की बात करते हैं तो रोजगार को लेकर एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि क्या, जैसे अंग्रेजी को हमने एक कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज मान लिया है, हमें लगता है कि अंग्रेजी अगर नहीं आती है तो आप शायद उतने सफल ना हो पाए। क्या अब बच्चों में उस तरह का डर, भय समाप्त हो रहा है और वो हिंदी को स्वीकार कर रहे हैं, और कितना हम उससे देख रहे हैं कि वो आगे प्रचार प्रसार उसका हो पा रहा है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना ही इस कारण हुई कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और वैश्विक स्तर पर हिंदी को मान्यता मिली भी है। अब अंग्रेजी का जितना हुआ बना के रखा गया था वो समाप्त भी हो रहा है, और 2-3% लोग है जो है इसको बढ़ावा देने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाली है। और जहाँ तक रोजगार की बात आपने की, तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में लगभग 200 अध्ययन केंद्र ऐसे चल रहे हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के जो कौशल विकास है, आत्मनिर्भर भारत के जो पाठ्यक्रम हैं, ऐसे हमारे जो अध्ययन केंद्र हैं उसमें प्राथमिक उपचार चिकित्सा है, आधारभूत संरचना है, योग है, ऐसे पंचकर्म हैं, अनुवाद हैं, ऐसे पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिससे जो विद्यार्थी जो है स्वरोजगार अपना खुद प्राप्त कर सकते हैं और अपना उद्यम खुद कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार देने वाले हैं। प्रदीप साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं, स्वागत है सर आपका, बताएं क्या प्रश्न है? आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब हमें? जी, वो उनका संपर्क हमसे टूट गया। सर आप जो कह रहे थे कि स्वरोजगार और इस तरह के कोर्सेज में भी क्या हमारे जो छात्र हैं जो इस तरह के कोर्सेज में आ रहे हैं, जैसे हम स्वरोजगार की बात करते हैं तो उन्हें एक चीज़ जो हम लोग सिखाते हैं, जैसे कौशल विकास की आप बात कर रहे हैं, कौशल विकास से संबंधित वो सारे हमारे पास अध्ययन उपलब्ध हैं जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में चल रहे हैं, या फिर कोई विशेष अध्ययन केंद्र आपने ऐसे बनाकर रखे हैं जहाँ पर ये सब चल रहा है? जी, हमारे यहाँ ऐसे कई पाठ्यक्रम हैं, जैसे चित्रकला है, योग है, पंचकर्म है, अनुवाद है, ऐसे जो पाठ्यक्रम हैं हमारे, जिसमें लगभग 650 बच्चे अभी बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। अच्छा। शासकीय संस्थानों में भी हैं और फिल्म उद्योग में भी हैं, आर्टिस्ट हैं, और योग के क्षेत्र में भी हर जगह पे बच्चे गए हुए हैं और रोजगार भी उनको मिला हुआ है और अपना स्वयं का जो है रोजगार वो स्थापित भी कर रहे हैं। तो ऐसे रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम, और हमारा जो विश्वविद्यालय है नोडल सेंटर भी है इसका, जो जैसे अभी जस्ट डायल कंपनी के माध्यम से हमने 670 मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार दिलाने की बात की, जस्ट डायल कंपनी के माध्यम से वो हुआ। तो ऐसे रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम भी हैं, और ये सब जो है इनकी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होती है, और ये पत्रोपाधि पाठ्यक्रम अध्ययन केंद्र में चल रहा है, परंतु इसमें रेगुलर नियमित जो है वो कोर्स हैं, उसमें TC अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि 10 जगह एडमिशन ले लिए। तो एक इसकी विशेषता है, और विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन करके इसको आगे बढ़ाएं। ढेरिया सर, मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे विश्वविद्यालय में, हिंदी विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज हैं और जो छात्र किस तरह इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? ऑनलाइन की सुविधा है या फिर ऑफलाइन, किस तरह एडमिशन ले सकते हैं? जी हाँ, इसमें जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो परसेंटेज के आधार पे होती थी। इस बार हमने मध्य प्रदेश सरकार के साथ MP ऑनलाइन के माध्यम से भी वो सुविधा दे के रखी है, जिसके माध्यम से MP ऑनलाइन के पोर्टल से भी वो जुड़ करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए जो है विश्वविद्यालय अन्य माध्यमों से भी प्रचार प्रसार कर रहा है, और भारत सरकार भी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें मदद कर रही है। और जिसमें जो छात्र छात्रा जिनकी रुचि हिंदी में है विशेषकर से, वो बच्चे हमारे यहाँ आ भी रहे हैं। वर्धा विश्वविद्यालय जिसमें भारतीय भाषाओं का अध्ययन होता है, परंतु हिंदी विश्वविद्यालय में सिर्फ हिंदी की पढ़ाई होती है, और जिसके माध्यम से बच्चे जो हमारे यहाँ छात्रावास भी 3 छात्रावास हैं, जिसमें हम जुलाई से छात्र और छात्राओं के लिए भी वो सुविधा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से और भी बच्चे जो है अधिक से अधिक मात्रा में प्रवेश ले सकते हैं। हाँ, तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज हम जो बात कर रहे हैं, अपने चर्चा का जो हमारा विषय है वो बौद्ध दर्शन, जो भारतीय चेतना की बात करता है, मूल संस्कृति की बात करता है, और उससे क्या भारतीय चेतना के अध्ययन की हम बात करते हैं, क्योंकि बौद्ध का जब हम बात करते हैं तो शिक्षा पर एक गहरा प्रभाव देखने को मिलता है भारतीय संस्कृति की, जो आधुनिक शिक्षा है उसमें। तो उसमें जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वो एक जो विशेषज्ञ हैं वो सांची बौद्ध विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं,
उसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ से बौद्ध दर्शन की बात शुरू होती है या जहाँ से बौद्ध दर्शन केंद्र बिंदु बनता है। और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे साथ हैं खीम सिंह डहेरिया सर, जो कि ये बात करते हैं कि भारतीय मूल संस्कृति में हिंदी है तो हिंदी पर ही कैसे अध्ययन किया जाए। चतुर्वेदी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब हम बौद्ध अध्ययन की बात करते हैं, बौद्ध स्टडीज़ की हम बात करते हैं, तो जैसे बार बार हम देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया हो या फिर सेंट्रल एशिया हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, वहाँ पर इसकी महत्व, इसकी मान्यता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। क्या जो अध्ययन यहाँ हो रहे हैं, जो शोध कार्य यहाँ बच्चे कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय डायफोरम पे भी जाने का मौका मिल रहा है, या फिर आपके पास जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उसमें हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं कि वो नेशनल लेवल पर ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? जी, जो सांची बौद्ध अध्ययन विश्वविद्यालय है, इसमें जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, एक तो जैसे इस विषय के साथ हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि जो अभी डॉक्टर साहब ने कौशल विकास से संबंधित चीज़ें बताई हैं, उसमें बौद्ध विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य ये भी है कि जो भगवान कृष्ण की 64 कलाएँ हम लोग बात करते हैं, तो 64 कला से संबंधित कौशल से है जी, और वो 64 कला के निपुण या ज्ञाता थे भगवान श्री कृष्ण। तो सांची अध्ययन केंद्र का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो भगवान कृष्ण की 64 कलाएं हैं, जैसे चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन हो, जासूसी हो, वस्त्र अभिकल्पन हो, जिसको हम लोग ड्रेस एंड डिजाइनिंग बोलते हैं, और स्पोर्ट्स है, और युद्ध कला है, शस्त्र कला है, या मेकअप है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कूटनीति भी है, फॉरेन पॉलिसी भी है, ये सारी कलाओं में आती है। तो अभी हमारे यहाँ एक दृष्टिकोण बना हुआ है कि चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग हो, या वास्तुशिल्प हो, मूर्ति कला हो, ये सारी चीज़ें विदेशों से आई हैं। अच्छा, तो उसको भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में और विकसित करना, चूँकि हमारे यहाँ ये बहुत एक विकसित साइंस है, तो इसको और विकास करना और इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोगों को अध्ययन कराना, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो अभी इसमें बड़ा स्कोप है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और ड्रेस एंड डिज़ाइनिंग में, क्योंकि अभी ड्रेस एंड डिज़ाइनिंग के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है और डिज़ाइन करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, तो वो भी इसको देखना है। फिर दूसरा ये कि सांची बौद्ध अध्ययन विश्वविद्यालय में विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे वो जापान हो, थाईलैंड, श्रीलंका हो, या दक्षिण कोरिया हो, और न्यूजीलैंड है, वहाँ से भी हमारे यहाँ लोग रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो विषय है भारतीय ज्ञान, बौद्ध दर्शन, इसको पूरे विश्व में इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत रिक्वायरमेंट्स है। जैसे वैदिक दर्शन है, योग है, योगा पर PhD है, और भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके शॉर्ट टर्म CBCS जो अभी चला है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसको भी लेके साथ में चल रहे हैं, और नए नए कोर्सेज भी हमारे यहाँ हैं जिसमें बच्चों को रोजगार की बड़ी संभावना है। और रोजगार की तो ऐसी स्थिति है कि अभी चर्चा के दौरान हम लोग सब बात भी कर रहे थे कि जब हमारे यहाँ अभी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, बहुत सारे भाषा जो विदेशी भाषा अध्ययन केंद्र हैं, उसमें हम लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ से ऐसा कोर्स करते हैं या कोई ऐसा कोर्स किया हुआ है, तो उनको बहुत ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट्स है, आवश्यकता है। जैसे चीनी भाषा का एक हम प्रैक्टिकल उदाहरण देखें तो हमारी जो तिब्बत सीमा में जो फोर्स है उनको, या भारतीय सेना है, उनको भी चीनी भाषा का प्रशिक्षण हमारे विश्वविद्यालय में लगातार होता रहा है। अच्छा, तो ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं क्योंकि उनको चीनी सैनिकों से हमेशा सामना करना पड़ता है, तो ऐसे कोर्सेज की बहुत आवश्यकता है और ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सों की भी आवश्यकता है। तो इसकी प्रासंगिकता वर्तमान संदर्भ में बनी हुई है। और सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य ये भी है कि चूंकि पूरे एशिया में बौद्ध दर्शन का पहले से भी प्रसार है, जी बिल्कुल, तो उसको देखते हुए जो हमारे सांस्कृतिक जड़ें हैं, जिसको हम कल्चरल रूट्स बोलते हैं, वो सारे देशों की भारत में है। तो भारत के प्रति श्रद्धा का जागरण और हो सके उनके प्रति, और हम सभी एक समरसता के साथ जितने भी देश हैं वो रह सके, तो विश्वविद्यालय के भी ऐसे उद्देश्य है कि वहाँ के विद्यार्थी यहाँ पर आएँ, हम लोग भी वहाँ पर जाएँ, बिल्कुल क्रॉस कल्चरल इंटीग्रेशन हम सभी का बने, ऐसा उद्देश्य पे हम लोग धीमे धीमे सफल भी हो रहे हैं। बिल्कुल। डहेरिया सर, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे भी है कि क्या इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज हम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में भी देख रहे हैं, या आने वाले समय में कोई योजना है जिस पर हम इस पर काम कर रहे हैं? जी, ये पाठ्यक्रम मैंने जैसे बताया कि हमारी जो अध्ययन केंद्रों में तो 34 पाठ्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, और अभी 3 पाठ्यक्रम जो है इलेक्ट्रिक होम्योपैथी, ये नया जो है, अच्छा, वो है एक अनुवाद और वैदिक गणित,
ऐसे 3 नए पाठ्यक्रम और आ रहे हैं, और इसके साथ 34 पाठ्यक्रम तो मैंने जिसका उल्लेख किया है वो भी कौशल विकास से संबंधित हैं इसमें। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है कि अप दीपो भव, यानी अपना दीपक हमें स्वयं बनना पड़ेगा, और ये सबके लिए भी संदेश है। जैसे अभी जैसी स्थिति रूस यूक्रेन की बनी हुई है, तो शांति की जो स्थापना है वो गौतम बुद्ध ने भी कहा है, और वो उसकी आजकल ज़रूरत भी है। तो हमें अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, और जिसके माध्यम से हम चाहे रोजगार की बात करें या अन्य संसाधनों की बात करें, उसके लिए ये जो ब्रह्म वाक्य है उसके लिए। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, ये बौद्ध दर्शन की ये जो अभी पंक्ति डहेरिया सर ने कही है सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि अप दीपो भवा, मतलब अपना स्वयं दीपक बनना है। तो जो हम बात करते हैं प्रकाश की, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी आज जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, तो अगर आप स्वयं का दीपक बनेंगे तो खुद तो चमकेंगे ही, साथ में आसपास का वातावरण भी कृतिका आप चमकाएंगे, और अपने परिवार को सबसे ज़्यादा योगदान, अपने परिवार की सकारात्मक प्रगति में सबसे ज़्यादा योगदान दे पाएंगे। कृतिका डहेरिया सर, मैं आपसे पूछूंगी कि हमारा जो ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हुई है। और जैसे अभी यहाँ 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था, उसमें विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की जो ख्याति है, हिंदी का जो प्रचार प्रसार किस प्रकार से बढ़ सकता है, उसके लिए भी पाठ्यक्रमों की तो बात कर ही रहे हैं। पाठ्यक्रम हिंदी में अध्ययन अध्यापन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे हो। जैसा हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो चीनी भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी, तीनों में ऐसे एक प्रकार से प्रतियोगिता जैसी है। तो हमारी भाषा तीसरे नंबर पे थी, अभी वो दूसरे नंबर पे, चीनी भाषा उसकी जो मंदारिन है उसके साथ है दूसरे नंबर पे हिंदी, और अंग्रेजी अभी तीसरे नंबर पे आ गई है। तो वैश्विक स्तर पर हिंदी की पहचान हम देख रहे हैं कि 75 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन किसी न किसी रूप में हो रहा है। तो उद्देश्य युवा है कि हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो, उद्देश्य वही है हिंदी। जी चतुर्वेदी सर, क्या बौद्ध विश्वविद्यालय में भी हिंदी पर ही हम केंद्रित होकर अध्ययन करा रहे हैं, या फिर बौद्ध विश्वविद्यालय में जो हमारे क्षेत्रीय कोर्सेज हैं, जैसे आप शोध की बात कर रहे हैं या स्नातकोत्तर कोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो हिंदी अंग्रेजी तमाम जो संसाधन है उनमें उपलब्ध हैं? हाँ, सांची विश्वविद्यालय में जो पाली है, प्राकृत है, अच्छा, इनका भी अध्ययन है। संस्कृत के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी भाषा का भी साथ में अध्ययन हम लोग रखे हुए हैं। अच्छा। इसके अलावा जो एशियन भाषा है जिनमें बौद्ध दर्शन का अध्ययन हुआ है और उस पर शोध हुआ है, वो भाषाएं भी हमारे यहाँ संचालित हैं और उसके पाठ्यक्रम हैं। जैसे चीनी भाषा का तो हमारे बड़ा अच्छा उसका बड़ा प्रसिद्ध है वो, फिर सिहली भाषा भी है, तिब्बती भाषा भी है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर है। और इन्हीं भाषाओं में अध्ययन अध्यापन, और जो हमारे साहित्य है, बौद्ध साहित्य को भी इन्हीं सभी भाषाओं में मूल रूप से अनुवादित करना विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से ही है सर, वो ये कि हिंदी की हम जब बात करें या फिर सांची की हम बात करें, बौद्ध दर्शन की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश का योगदान इतिहास में भी अगर हम देखें तो बड़ा विशेष रहा है। चाहे हिंदी की हम बात करें, जैसे हिंदी बेल्ट की अगर राज्यों की हम बात करें, तो कहते हैं कि मध्य भारत में एक हिंदी बेल्ट है, उस हिंदी बेल्ट के केंद्र में अगर कुछ है तो मध्य प्रदेश है। सांची की हम बात करें तो सांची विश्वविख्यात ही है अपने बौद्ध दर्शन और बौद्ध स्तूपों को लेकर के। क्या मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए हमारे दोनों ही विश्वविद्यालयों में किसी तरह का कोई आरक्षण या किसी तरह की कोई प्राथमिकता देने का काम किया जा रहा है? पहले डहेरिया सर आप बताएंगे। जी, जो हिंदी विश्वविद्यालय की जैसे स्थापना हिंदी में अध्ययन अध्यापन की, उसके साथ इसमें मध्य प्रदेश सरकार भी का भी बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब एक बात की कि हिंदी में यहाँ पे अध्ययन अध्यापन होगा चिकित्सा का, तो एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन पूरे देश के लिए हो रहा है। क्योंकि हिंदी की बात हम करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी भाषा में, इजराइल में हिब्रू में, हम देखें चीन में चीनी भाषा की बात करें तो वहाँ चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी भाषा में, मातृभाषा में हो रही। अच्छा। तो हम क्यों ना हिंदी को बढ़ावा दें और हिंदी में
क्यों ना वो चिकित्सा की पाठ्यक्रम की बात करें, क्योंकि 80% हमारे जो छात्र छात्रा हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और अंग्रेजी में पढ़ने में उनको दिक्कत भी होती है। तो एक बहुत बड़ा एक योगदान हिंदी का इसमें होने जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। और इसके लिए फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की कि 8 भारतीय भाषाओं में चिकित्सा का पाठ्यक्रम का जो है पढ़ाई उसमें होगी। और इसके लिए सबसे पहले है वो पाठ्यक्रम तैयार करने की बात, तो वो पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है। और चिकित्सा का के साथ साथ इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम भी दूसरा वर्ष का जो पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है और MBBS का चल ही रहा है। तो मध्य प्रदेश के साथ भारत सरकार भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है। चतुर्वेदी सर, क्या सांची विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए जो अध्ययन करना चाहते हैं स्नातकोत्तर कोर्सेज में या फिर रिसर्च कोर्सेज में, उनके लिए कोई रिजर्वेशन, कोई आरक्षण? मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनका ऐसा मानना है कि इसको भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में लेके आना है। और संघमित्रा और महेंद्र सांची से ही श्रीलंका बौद्ध दर्शन का प्रसार करने गए थे। तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी भी अपेक्षा सांची विश्वविद्यालय रखता है कि वो यहाँ पर अध्ययन करें और भारतीय संस्कृति का प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें। अच्छा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी जो संस्कृति मंत्री हैं उषा दीदी ठाकुर, उनका भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है, स्वप्न है कि सांची में जो भिक्षुक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना श्रीलंका की सरकार के सहयोग से हो सके जी। और श्रीलंका की अशोक वाटिका में सीता मंदिर का निर्माण हो सके। और अच्छा। श्रीलंका सरकार से सांची विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश शासन का भी MOU हो चुका है और निकट भविष्य में या अगले महीने हम लोग का वहाँ जाना होगा और सांची मंदिर में, सांची में भिक्षुक प्रशिक्षण केंद्र और श्रीलंका में सीता देवी जी का मंदिर स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है जी। और इसके साथ ही साथ ये बहुत जल्दी साकार होगा जी। ऐसी उम्मीद है। शुभ सर ने क्रॉस कल्चर इंटीग्रेशन की बात की थी। सर, छात्रों को कैसा माहौल मिलता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ बौद्ध दर्शन को भी आत्मसात कर सकें? अभी वर्तमान सिनारियो में हम देखेंगे पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान संस्कृति के प्रति अतीव आकर्षण है। वहाँ पर चाहे इस्कॉन की बात हो या बौद्ध दर्शन की बात हो, सभी लोग इसको बहुत तेज़ी से स्वीकृत कर रहे हैं जी। और चूँकि इसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात है जी। और इसी सिद्धांत को लेके गौतम बुद्ध भी आगे बढ़े, विश्व शांति की बात की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है। इसीलिए ऐसे अद्भुत सिद्धांतों से पूरा विश्व अभिभूत है जी। और सांची बौद्ध विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम या कोर्स हैं जो हमारे ब्रोशर में वेबसाइट में पड़े हुए हैं, उसको देख के बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज आती हैं जिनको ये कोर्स करना है। तो हम लोगों ने भी ऐसे कोर्स बना रहे हैं और इसको बहुत ईजी कर रहे हैं कि वो लोग वहीं से बैठ के कोर्सों को कर लें, क्योंकि उनको यहाँ पर आना बड़ा कठिन होगा। तो चूंकि ये सारी चीज़ों को सरल करते हुए, पाठ्यक्रमों को हल्का, सरल और सर्वग्राह्य बनाते हुए विदेशों से भी दूरस्थ अध्ययन कर सके, ऐसी योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल ढेरिया सर, एक चीज़ हम लोगों ने कोविड के दौरान भी देखी कि ऑनलाइन कोर्सेज का चलन एकदम बढ़ा है, तेजी से बढ़ा, या फिर जो रेगुलर अध्ययन है वो भी बढ़ा है। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन कोर्सेज को या जो उनके अध्ययन कोर्सेज चल रहे हैं उसको ऑनलाइन ले जाने में प्रयासरत है, आगे काम कर रहा है? जी बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि कौशल विकास की जो बात हो रही है कि अभी हम देखते हैं कि भारत सरकार ने भी UGC ने भी ये किया है कि 40% जो है पाठ्यक्रम जो है वो हिंदी के अलावा भी जो है वो ऑनलाइन माध्यम से उसकी पढ़ाई होगी। तो 60% तो सैद्धांतिक रूप से, बाकी ऑनलाइन होगी। तो उस तरफ तो सबको जाना है। और एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोविड के समय में हम देखते हैं कि वो ऑनलाइन एक बड़ा माध्यम बन गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उद्घाटन जो है वहाँ से बैठ करके कई कार्यक्रमों में किए हैं। तो ये इस समय की मांग भी है, विश्व के सामने भी है और भारत के लिए भी है, और वो चीज़ें हो भी रही हैं। और कोविड ने तो बहुत कुछ सिखा भी दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति को हम देखते हैं कि जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्कार करना और ये सब चीज़ें उसमें सिखाई दी हैं। तो जो जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि अब ध्यान केंद्रित करना, हमारी जो मेमोरी है, हम देखते हैं मोबाइल में जो मेमोरी फुल हो जाती है उसको खाली करते हैं, ऐसे हमारे जो मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उनको खाली करने के लिए ध्यान की ज़रूरत होती है, जो गौतम बुद्ध ने कहा है। तो ये सब ऑनलाइन तो आजकल प्रक्रिया में सब होगा। जी कर देगा।
बहुत अच्छी ज्ञान की बात बताई हमको, बहुत अच्छी चर्चा हो गई। तो आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे युवाओं को बहुत प्रेरित किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जब कल आपसे मुलाकात होगी तो एक बार फिर एक नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए फिलहाल नमस्कार।